नमस्कार। आप सभी शॉक्ड होने वाले हैं जब मैं आपसे ये कहूंगा कि नियर अबाउट अर्थ पर 800 करोड़ लोग रहते हैं। लगभग 8 बिलियन ह्यूमन पॉपुलेशन है अर्थ की, और इस 800 करोड़ की संख्या में आपको दिखाई देगा कि 99.99% जो हमारा डीएनए है ये एकदम कॉमन है। और ये कॉमनैलिटी ये क्या बताती है? ये बताती है कि ये 800 करोड़ लोग वास्तविकता में सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 हजार ही वानर हैं, उनकी संतानें हैं। अर्थात अगर मैं कहूं कि यहां से मैं बोलना स्टार्ट करता हूं कि मेरे पिताजी, उनके पिताजी, और इस प्रकार से क्रम अनवरत रहे, तो पता चले कि भाई कहीं एस्किमो जो कनाडा में रह रहा है, मसाई जो डेजर्टिफाइड एरिया में रह रहा है, कालाहारी डेजर्ट में रह रहा है, और हम तीनों ही एक ही पिता की संतानें हैं जो आज दुनिया के अलग अलग कोनों में उपस्थित है। जानकर आपको आश्चर्य होगा, और यह आश्चर्य डियर तब और भी बढ़ जाएगा कि ये जो स्किन टोन का अंतर है, सतही तौर पर कहूं तो ह्यूमन रेसेस हैं। ये ह्यूमन रेसेस के भी पहले हम सभी कुछ वानरों की ही संतानें थीं, और आप तब और भी ज्यादा शॉक्ड होंगे जब मैं ये कंक्लूजन ड्रॉ करने वाला हूं कि इन सब के पीछे का एक बड़ा सा कारण, एक बड़ा सा रीजन वो मैसिव वोल्केनो है जो आज के समय एक झील के फॉर्म में उपस्थित है। इंडोनेशिया में पाया जाता है, नाम है उसका टोबा झील, जो पहले हुआ करता था एक मैसिव वोल्केनो, और उस वोल्केनो में सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण मानव का डीएनए आज इतना ज्यादा कॉमन है। वेलकम, मेरा नाम अभिनव कुमार बौरे है, और आज की इस क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी ऑप्शनल, अर्थात भूगोल वैकल्पिक का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे कहा जाता है कैटास्ट्रोफिक थ्योरी ऑफ जेनेटिक बॉटलनेक ऑफ ह्यूमन, या मानव की आनुवंशिकी का बॉटलनेक सिद्धांत, जो बताता है कि सारे मानव स्तनधारियों में, अर्थात जो मैमल्स होते हैं उनमें मानव भी आते हैं, और हमारा डीएनए इतना ज्यादा कॉमन क्यों है? व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस कॉमनैलिटी? चलिए मैं चर्चा को स्टार्ट करूं उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो 5 दिसंबर अर्थात इस माह की 5 तारीख को जो नवंबर माह के बैच हैं उनमें एडमिशन क्लोज हो जाएगा। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है और आप मेरे साथ ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली डियर आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। एंड ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड सबसे ज्यादा नंबर देने वाला ऑप्शनल। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी माध्यम से तो आप मेरे साथ इस ऑप्शनल बैच का पार्ट बन सकते हैं। चलिए हम चर्चा पर वापस आते हैं। सबसे पहली बात तो याद रखें कि इस थ्योरी में काफी ज्यादा विवादित रही थी ये थ्योरी, बट इस थ्योरी में यह कहा गया कि ह्यूमन की पॉपुलेशन पहले एक नॉर्मल मैनर में इंक्रीज हो रही थी, और सडनली उस पॉपुलेशन में एक बहुत बड़ा डिक्लाइन आया, एक कर्व आया, और इस डिक्लाइनेशन के बाद धीरे धीरे कर दोबारा ह्यूमन पॉपुलेशन री एनर्जाइज हुई है। अर्थात पहले बहुत वैरायटी के मंकीज हुआ करते थे, और आप इस बात को भी समझ लें कि जो वैरायटी थी इसके कारण हो सकता है कि ये जनसंख्या इसी प्रकार से बढ़ती तो हम कहीं किसी और गुणधर्म के मानव होते। क्या पता हम बौद्धिक स्तर में बहुत आगे होते, शारीरिक संरचना में और सुदृढ़ होते, या फिर जो मेटाबॉलिक हमारा संरचना है, तंत्रिका तंत्र है, मेटाबॉलिक हमारी क्षमताएं हैं, ये और भी ज्यादा स्ट्रांग होती, क्या पता। बट वो सारे मानव, वो सारे वानर समाप्त हो गए, और सिर्फ कुछ ही मानव शेष बचे थे, जिनके कारण आज की पूरी 800 करोड़ जनसंख्या यहां निवास करती है। हुआ क्या था? तो नियर अबाउट 55,000 साल पहले की बात अगर मैं कहूं तो उस समय पर एक मैसिव वोल्केनो हुआ करता था। यह वोल्केनो आज के समय आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का भी हिस्सा दिखाई देगा। यह हिस्सा जो है यह इस प्रकार से, यहां इंडोनेशियन आर्क ऑफ आइलैंड, इसे कई बार सुंडा आइलैंड्स भी कहा जाता है। दिस इज सुंडा आर्क ऑफ आइलैंड, या इंडोनेशियाई आर्क ऑफ आइलैंड, फेस्टून या चापाकार द्वीप समूह। यहां पर है सुपर डिस्ट्रक्टिव वोल्केनोज स्टिल नाउ। ऐसा ही एक वोल्केनो था इस स्थान पर। अब मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, जरा नोटिस करिएगा। मैंने कहा यहां एक वोल्केनो था, अर्थात रिसेंटली आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जिस विस्फोट की मैं चर्चा कर रहा हूं उस विस्फोट के बाद यह इतनी जोर से फटा
कि इस वॉल्केनो ने अपना पूरा हिस्सा ही हवा में उड़ा दिया, एक डिप्रेशन बन गया और वहां झील बन गई। इस वॉल्केनो को कहा जाता है टोबा वॉल्केनो। और ये जो टोबा वॉल्केनो है, इस वॉल्केनो में लगभग कहा जाता है 55,000 से 70,000 वर्ष पहले एक मैसिव सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। और इस विस्फोट के कारण आप पाओगे कि इस रीजन से एक हिमयुग, एक आइस एज चलना स्टार्ट होती है। और इस हिमयुग या इस आइस एज के कारण धीरे धीरे कर इस पूरे ही रीजन से जो है वो मानव माइग्रेट करना स्टार्ट करते हैं, यहां से पलायन करना स्टार्ट करते हैं। और ये आइस एज पृथ्वी पर धीरे धीरे कर ट्रिगर होता है और सारे मानव जो इवन म्यांमार के एरिया में या इस प्रकार से आगे के पूरे क्षेत्र में निवास करते थे, ये भागना स्टार्ट करते हैं। और डियर, ये जो रेस थी, इस रेस में वही मानव जीवित रहा जो माइग्रेट कर पाया, तेजी से मूव कर पाया। मानव के बहुत सारे ऐसे पूर्वज थे डियर, जिनका बॉडी साइज हमसे कहीं ज्यादा था, जो गोरिल्ला या ओरेंगोटैन से ज्यादा करीब के रिश्तेदार थे। वो सारे जीव माइग्रेट करे, पलायन करे, और उनमें से जिनका राइट सिलेक्शन रहा वो जीव पहुंच पाए बेसिकली अफ्रीका की रिफ्ट वैली के आसपास। और इस क्षेत्र में जो आइसेस था उसका प्रभाव कम रहा और कुछ मानव अफ्रीका में जीवित रह पाए। और फिर उस क्षेत्र से जब समय के साथ हिमयुग खत्म हुआ, ये वानर बाहर निकले और फिर धीरे धीरे करके री एनर्जाइजेशन हुआ अगेन ह्यूमन पॉपुलेशन का। अर्थात एक मैसिव वॉल्केनो ने एक समय पर हमारी पूरी जनसंख्या को समाप्त कर दिया था और ह्यूमंस लगभग खत्म हो चुके थे, नियर टू एक्सटिंक्शन थे। और एक्सटिंक्ट होने के कुछ ही समय पहले भाई कुछ वानर जो है वो एग्जैक्टली पहुंच पाए अफ्रीका, जहां से वो जीवित रह पाए। अब प्रश्न ये आता है कि क्या इस थ्योरी के कोई साक्ष्य हैं, कोई एविडेंसेस हैं? और अगर हैं तो हमें दो प्रकार के एविडेंसेस की आवश्यकता होगी। फर्स्ट एविडेंस तो ये कि क्या इतने बड़े ज्वालामुखी हैं जो इस प्रकार का आइस एज ला सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड हमें आवश्यकता होगी कि क्या यह किसी और जीव में भी दिखाई देता है। तो आइए मैं आपको दोनों ही प्रकार के एविडेंसेस देता हूं और आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या। तो पहली बात तो जो यूरोप में पाया जाने वाला एक बाइसिन हुआ करता था, वाइन। और ये जो बाइसिन है डियर, ये बाइसिन एक समय पर यूरोप से पूरी तरह से समाप्त हो गया। यह समझा गया कि यूरोप में अब बाइसिन नहीं बचे हैं। बाइसिन का अर्थ है एक बड़े आकार का जीव। ओके, यह स्तनधारी जीव यूरोप से पूरी तरह से खत्म हो गया। लेकिन बाद में अचानक से पता चला कि यूरोप के एक देश में कुछ फार्मर्स ने बाइसिन्स को जो है सुरक्षित रखा है और उनके बागानों या उसके आसपास के जंगलों में ये बाइसिन जीवित हैं। दोबारा से कार्यक्रम चलाया गया, जो साइबेरिया वाला एरिया था वहां से साइबेरियन बाइसिन्स को लाया गया और यूरोप में जो लोकल कुछ बाइसिन्स 10 से 12 बाइसिन बचे थे उनके बीच में ब्रीडिंग कराई गई और इससे दोबारा री एनर्जाइज हुई यूरोप के अंदर बाइसिन्स की पॉपुलेशन। बाद में जाकर पता चला कि इन 12 बाइसिन्स जो यूरोप में शेष बचे थे, इनमें जो डिजीजेस थी या इनमें जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स थी वो सारे यूरोप के बाइसिन्स के अंदर आज उपस्थित हैं और इसीलिए ये बहुत ज्यादा वनरेबल हैं किसी भी डिजीज के लिए। एक छोटी सी डिजीज यूरोप के सारे बाइसिन्स को खत्म कर सकती है जस्ट बिकॉज कि इनकी पॉपुलेशन एक समय पर पूरी तरह से सिमट गई थी और दोबारा री एनर्जाइज की गई है। और यही कंडीशन ह्यूमंस के साथ है। आप मानकर चलें कि पृथ्वी पर ह्यूमंस का अगर अंत लिखा है तो वो अंत हमारे डीएनए से जुड़ा हुआ है। कोई एक डिजीज इस पृथ्वी के सारे जीवों को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन कोई एक डिजीज इस पूरी पृथ्वी से मानव खत्म कर सकती है बिकॉज हम जेनेटिकली डाइवर्स नहीं हैं। कारण 55 से 75 ईयर्स अगो अ वोल्केनिक इरप्शन। हाउ द ब्यूटीफुल ज्योग्राफी इज। भूगोल कितना ज्यादा सुंदर है जो एक्सप्लेन करता है सारी ह्यूमन जो आप कह लीजिए कंडीशंस हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी हो या फिजिकल ज्योग्राफी, दोनों ही आपस में कनेक्टेड है। बट द सेकेंड पॉइंट इज, क्या इतने बड़े वोल्केनो हैं? तो जी हां, क्रांकाताओ जो बिल्कुल इसी रीजन में पाया जाता है,
मैं उसका एग्जांपल लूं, यहां आपको दिखाई देगा, ध्यान से देखें, यह है क्रांकाताओ का एरिया, इसके आसपास के बहुत सारे वोल्केनोस का समूह है, बेसिकली क्रांकाताओ वोल्केनिक एरिया के नाम से। और ये जो क्रांकाताओ का एरिया है, कहा यह जाता है कि इस वोल्केनो में अगर इरप्शन हुआ, और इवन मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार का ये वोल्केनो आपको दिखाई देगा, ये मेन वोल्केनो है, इसके प्रेशर वेंट से डियर एक कनेक्टेड छोटा वोल्केनो है, ये दिखाई देगा अनाक्रांकाताओ के नाम से। ओके, और अभी से कुछ समय पहले अर्थात 2004 के आसपास की घटना है, अनाक्रांकाताओ में विस्फोट हुआ था। इससे ज्ञात मानवीय इतिहास की, मतलब मेन क्रांकाताओ में एक्सप्लोजन नहीं हुआ था, क्रांकाताओ से कनेक्टेड एक पैरासाइट वोल्केनो है, परजीवी ज्वालामुखी है, इसमें वोल्केनिक इरप्शन हुआ 2004 के आसपास। इससे ज्ञात मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी सुनामी आई। इतना ही नहीं, आप पाएंगे कि इस इरप्शन के कारण जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स थे, ये कुछ मीटर आगे शिफ्ट हो गए थे। म्यांमार कुछ मीटर आगे की तरफ, एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया, वो जो प्लेट है वो अंदर चली गई म्यांमार की। और इतना ही नहीं, अर्थ अपने एक्सिस पे भी जंप एंड बाउंस करी, जिसके कारण कुछ मिली सेकेंड अर्थ का रोटेशनल टाइम भी चेंज हुआ था 4 वर्षों के लिए। और ये कौन सा वोल्केनो है? ये पैरासाइट वोल्केनो है। सोचिए, जब मेन क्रांकाताओ में एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा। तो कोई डरने की बात नहीं है, तब तक हम जो है या तो समाप्त हो चुके होंगे, या तो इस एरिया में जो आपको दिखाई देता है दिस इज इंडिया, और यहां कहीं पर आपको दिखाई देगा क्रांकाताओ, डायरेक्टली इंपैक्ट होगा पेनिनसुलर इंडिया में। और कहा तो यह भी जाता है ज्योग्राफर्स के द्वारा कि एब्सोल्यूट सबमर्जेंस तक हो सकता है हमारे पेनिनसुलर इंडिया का, अगर ये अपने फुल पोटेंशियल से फटता है तो। आई थिंक ये इंफॉर्मेशन आपके लिए, आपके सब्जेक्ट के लिए और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। नेक्स्ट बात, अगर आप हमारे साथ खासकर ज्योग्राफी ऑप्शनल हिंदी माध्यम में तैयार करना चाहते हैं तो देयर इज अ गुड ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 5 दिसंबर से इन बैचेस में एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। नवंबर माह का ये बैच है, और एक ऐसा ऑप्शनल जो ना केवल आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, प्रीलिम्स में आने वाले बहुत सारे टॉपिक्स को ये कवर करता है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है, और साथ ही आपके प्री क्वालिफाई करने का एक सशक्त रास्ता भी, एक बहुत अच्छा एक्सक्लूसिव मीडियम भी। बिकॉज हर वर्ष 30 से 35 प्रश्न यूपीएससी पूछा करती है ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से, एंड देवर लाइक अ पीनट फॉर यू। आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे अगर आप ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, और खासकर आपको इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि ये प्री क्वालिफाई करने का एक अच्छा रास्ता है, और साथ ही वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑप्शनल है। ज्वाइन कराएं तो आप जो है जस्ट बाय यूजिंग AK लाइव कोड स्टडी IQ के वेबसाइट पर विजिट करिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल टाइप कीजिए, आपको पीछे पोस्टर दिखाई देगा, जस्ट बाय नाउ पर क्लिक करना है। जो प्राइजेस दिखाई देंगे वो हाई होंगे, जस्ट पुट AK लाइव कोड एंड प्राइजेस जो है वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में आपको एग्जाम देना है तो आपके लिए रैपिड रिवीजन क्रैश कोर्स SIP के फॉर्म में उपलब्ध है। अगर आप इस कोर्स का भी पार्ट बनना चाहते हैं, जस्ट डू द सेम प्रोसीजर। आपको AK लाइव कोड एंटर करते हुए जो प्राइस यहां दिखाई दे रहा है, मेंशन है, ये प्राइस पर आपको सारे कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग SIP फाउंडेशन एंड लॉन्ग टर्म बैचेस ऑल्सो दे आर अवेलेबल। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, जस्ट गो एंड विजिट द वेबसाइट। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।